पारसी पिता और ईसाई माता का बेटा अगर खुद को कश्मीरी ब्राह्मण कहता हो और मामला चुनाव का हो तो मामला सियासी बन जाता है। सोमनाथ मंदिर की एंट्री रजिस्टर पर खुद को नॉन हिंदू कहने वाले को अगर कांग्रेस का प्रवक्ता दत्तात्रेय गोत्र का जनेऊधारी ब्राह्मण कहे तो खेल सभी की समझ में आ जाता है कि आखिर राहुल गांधी साबित क्या करना चाहते हैं। एंटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस अपनी मुस्लिम परस्त छवि को मिटाने के लिए इसी तरह के हथकंडे अपनाती है, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व की सियासत का मजा अब तक कांग्रेस को मिल नहीं पाया और लगता नहीं कि यूपी विधानसभा के चुनावों में भी मिल पाएगा। वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के अगले दिन राहुल गांधी ने जब जम्मू में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो जय माता दी के नारे लगवाए। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर से अपना रिश्ता जोड़ते हुए कहा कि वह और उनका परिवार भी कश्मीरी पंडित है। इससे पहले भी कभी कांग्रेस ने तो कभी खुद राहुल गांधी ने जोर देकर अपनी पहचान जनेऊधारी ब्राह्मण, दत्तात्रेय गोत्र वाले ब्राह्मण या कश्मीरी पंडित के तौर पर बताई है। जम्मू में राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें यहां आकर घर जैसा महसूस होता है। उन्होंने कहा कि मैं और मेरा परिवार भी कश्मीरी पंडित है और हम झूठ नहीं बोलते हैं। मैं अपने कश्मीरी भाई और बहनों की समस्या सुलझाऊंगा। जब भी मैं जम्मू कश्मीर आता हूं तो ऐसा लगता है जैसे घर आया हूं। मेरे परिवार का जम्मू कश्मीर से लंबा रिश्ता है, कभी गोत्र तो कभी जनेऊ तो कभी कश्मीरी पंडित के बहाने राहुल गांधी या कांग्रेस की कोशिश ब्राह्मणों को साधने की है, जो कभी उनका मजबूत वोट बैंक होते थे। अगले साल की शुरुआत में यूपी, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सियासी लिहाज से देश के सबसे बड़े और सबसे अहम सूबे यूपी में सभी पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश में है। कोई पुलिस एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के परिजनों के जरिए ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहा है, तो कोई प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनों के जरिए। बीजेपी अपने इस वोट बैंक को बचाकर रखने की जद्दोजहद में है, तो मायावती की बीएसपी को 2007 की तरह चमत्कार की उम्मीद है। समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों पर डोरे डालने से पीछे नहीं है, तो यूपी में पहली बार दमखम दिखाने की आस लगाई। आम आदमी पार्टी भी योगी राज में ब्राह्मणों के शोषण का नैरेटिव सेट करने की कवायद में है। यूपी में 3 दशकों से ज्यादा वक्त से सियासी वनवास काट रही कांग्रेस को देश के इस सबसे बड़े सियासी सूबे में संजीवनी की तलाश है। उसकी नजर भी ब्राह्मण वोट बैंक पर है। दिलचस्प बात यह है कि सूबे के आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री भी कांग्रेस के ही थे। नारायण दत्त तिवारी खुद को कश्मीरी पंडित बता राहुल गांधी कांग्रेस के छिटक चुके ब्राह्मण वोट बैंक को एक तरह से साधने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर्स की तादाद करीब 10% है। कई सीटों पर जीत हार तय करने में इनकी निर्णायक भूमिका है। शुरुआत में ब्राह्मणों का ज्यादातर वोट कांग्रेस की ही झोली में जाता था, लेकिन 80 के दशक के उत्तरार्ध और 90 के दशक की शुरुआत में मंडल और कमंडल के दौर में कांग्रेस से उसका ये ठोस वोट बैंक पूरी तरह से छिटक गया। और कांग्रेस से छिटकने के बाद यूपी में ब्राह्मण बीजेपी के करीब पहुंच गए। कभी तिलक, तराजू और तलवार का आपत्तिजनक नारा देने वाली बीएसपी ने चुनाव से पहले हर विधानसभा क्षेत्र में हाथी नहीं गणेश है के नए नारे के साथ ब्राह्मण समाज सम्मेलनों की बौछार कर दी। चुनाव हुए तो बीएसपी पहली बार अकेले अपने दम पर बहुमत के साथ सत्ता में आई। यूपी की राजनीति में वह एक प्रस्थान बिंदु रहा है और सूबे में करीब 1.5 दशकों से चले आ रहे मिली जुली खिचड़ी सरकार का दौर भी खत्म हो गया। वैसे तो आस्था नितांत निजी विषय है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उसके प्रदर्शन और प्रदर्शन की टाइमिंग के अपने सियासी मायने होते हैं। माता वैष्णो के दरबार में राहुल गांधी की हाजिरी चुनावों से पहले टेम्पल रन की बानगी भर है, जो 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुई थी। जम्मू में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं के बीच जय माता दी का भी उद्घोष किया। 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस ने राहुल गांधी को जनेऊधारी ब्राह्मण और शिव भक्त बताया था। उसी दौरान कांग्रेसी नेता का टेम्पल रन भी शुरू हुआ था। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। शरद पवार बड़ा खेल करने की तैयारी में हैं। यही वजह है कि एक तरफ एक कांग्रेस पर हमलावर हैं, लेकिन उसी के साथ अपनी सियासी महत्वता भी बता रहे हैं।
महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार बनने की पूरी कहानी शरद पवार ने इसी वजह से बताई और ये भी कहा कि इस सरकार के गठन में कांग्रेस की कोई बड़ी भूमिका नहीं थी, जो किया वह सब उन्होंने ही किया। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना और बीजेपी साथ थे। चुनाव के नतीजों के बाद उन्हें लगने लगा कि उनके साथ कुछ नाइंसाफी हुई है। हम उस समय तक शांत थे। जैसे जैसे दिन गुजर रहा था, सरकार बनाना मुश्किल हो गया था। शरद पवार ने कहा कि मैंने उद्धव ठाकरे को बचपन से देखा है। उद्धव ठाकरे अपने पिता बाला साहब ठाकरे की बताई राह पर चल रहे थे। जब शिवसेना और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ी, तब हमारी पार्टी के कई लोगों को ऐसा लगने लगा कि हम शिवसेना के साथ बातचीत कर सकते हैं। हम लोगों ने इस पर चर्चा की और संजय राउत भी उस वक्त पहुंचे। शरद पवार ने कहा कि हमने सोनिया गांधी से भी बातचीत की है। ऐसा तब हुआ जब हमने आपस में चर्चा की और जब हमें लगने लगा कि शिवसेना और बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती है, तब हमने सोनिया गांधी से बात करने का फैसला किया। हमें महसूस हुआ कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार बन सकती है। कांग्रेस में भी कुछ लोगों को ये बात सही लगी, लेकिन उन्हें आशंका थी, क्या सोनिया गांधी इस फॉर्मूले के लिए राजी होंगी? हालांकि सोनिया गांधी को प्रस्ताव देने से पहले इसके बाद मैंने सोनिया गांधी से बात की थी और कहा था कि यह देखने की जरूरत है कि भाजपा सत्ता में न आए। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया था। शिवसेना के साथ सरकार बनाने को लेकर इस बातचीत में राहुल गांधी कभी नहीं आए। सोनिया गांधी ने एक बैठक की थी। इसके बाद उन्हें सभी की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया आई थी। इसके बाद उन्होंने सरकार बनाने को हरी झंडी दे दी। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। कृष्ण वेशधारी अखिलेश यादव के पोस्टर यूपी में लग रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के हाथों से मुरली ही छीन ली। यूपी की सियासी बिसात पर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दांव चलते हुए मथुरा वृंदावन में कृष्ण जन्मस्थल को लेकर बड़ा फैसला किया। सरकार ने जन्मस्थल के 10 वर्ग किलोमीटर के दायरे को तीर्थ स्थल घोषित किया है। बता दें कि इस इलाके में 22 नगर निगम वार्ड क्षेत्र आते हैं, जिसे तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। पिछले महीने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में ही जन्माष्टमी मनाई थी, जिसके बाद तीर्थ स्थल घोषित किए जाने का ये फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जन्माष्टमी के कार्यक्रम में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ ने कृष्ण जन्म स्थान पर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। मथुरा में मुख्यमंत्री ने कहा था कि पहले त्योहार में बधाई देने के लिए विधायक मुख्यमंत्री यहां नहीं आते थे और जो पहले मंदिरों में जाने से डरते थे, वे अब कह रहे हैं कि राम मेरे हैं, कृष्ण भी मेरे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताजा फैसले के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले नगर निगम के 22 वार्ड अब तीर्थ स्थल होंगे। इस क्षेत्र में मांस मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित होगी। उनके निर्देश पर उत्तर प्रदेश शासन ने भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थली ब्रिज में मांस और मदिरा की बिक्री पर भी पाबंदी लगा दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्म स्थल को केंद्र में रखकर 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के कुल 22 नगर निगम वार्ड्स और क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय के तहत अब यहाँ पर 10 किलोमीटर के क्षेत्र में शराब और मीट नहीं बिकेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ब्रिज क्षेत्र में हर साल आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के सम्मान में ये फैसला किया। अब तीर्थ स्थल क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री नहीं होगी। इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतों की इच्छा के अनुरूप मथुरा तीर्थ क्षेत्र में मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने का वादा किया था। यूपी में तीर्थ स्थलों के विकास का काम चल रहा है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा आदि में सुविधाएं पहले के मुकाबले बेहतर हो रही हैं। अयोध्या में 1.5 साल पहले आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। माना ये जा रहा है कि 2024 से पहले तक अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर भी काम चल रहा है। इसके भी जल्द पूरा होने की उम्मीद है। कॉरिडोर के पूरा होने की वजह से मंदिर और उसके आसपास का इलाका और भी भव्य हो जाएगा और भक्त बिना किसी दिक्कत के आसानी से भगवान के दर्शन कर सकेंगे। इन सब के बीच यूपी के सीएम ने राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का भी आदेश दिया है।
उन्होंने सभी संबंधित विभागों को गड्ढों को भरना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके लिए 20 सितंबर से 20 नवंबर के बीच ड्राइव भी चलाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लालू प्रसाद मुरलीधर कृष्ण बनकर घूम रहे हैं तो राहुल गांधी कश्मीरी ब्राह्मण बनकर, और हेमंत सोरेन तो अपनी भूमिका अल्पसंख्यकों के हितैषी के रूप में निभाने के लिए बेचैन है। झारखंड की गठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम की फिलहाल यही सियासत है जो एक दूसरे से मेल नहीं खाती। राहुल गांधी को हिंदू वोटर्स की तलाश है तो हेमंत सोरेन मजबूत आदिवासी मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कोशिश में है। इसी वजह से विधानसभा भवन में नमाज के लिए कमरा देने के बाद अब हेमंत सोरेन मदरसों पर बड़ी मेहरबानी करने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार राज्य के 130 मदरसों को अनुदान देने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल की हुई बैठक में आपसी सहमति के बाद रास्ता साफ हो गया है। बोर्ड की बैठक में विधायक सुदीप कुमार सोनू, नारायण दास और दीपिका पांडे शामिल रहीं। दरअसल इस बात को लेकर जांच चल रही थी कि 182 मदरसा सरकार के नियमों के मुताबिक काम करते हैं या नहीं। इस मामले की जांच के लिए गठित कमेटी ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें ये पाया गया है कि राज्य में 182 में से 130 मदरसे सरकारी नियमों के तहत काम कर रहे हैं। एकेडमिक काउंसिल की बैठक में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर भी चर्चा की गई। इसके अलावा इस साल आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं पर भी मंथन किया गया। इस दौरान आलिम फाजिल परीक्षा पर चर्चाएं की गईं। इसका आयोजन 14 से 18 सितंबर के बीच किया जाएगा। इससे पहले विधानसभा में राज्य सरकार ने मुस्लिमों को नमाज अदा करने के लिए अलग से कमरा आवंटित किया था। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से आदेश जारी होने के बाद इसका काफी विरोध किया गया था। इस मामले में राज्य सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने ट्वीट किया था कि ये क्या स्पीकर साहब, अब राज्य की सबसे बड़ी पंचायत भी तुष्टीकरण को पोषित करने की राह पर। झारखंड विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए कक्ष झारखंड की जनता सब देख रही है। सर्वधर्म समभाव की मूल आत्मा को कलंकित करने वाला निर्णय। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गुजरात में अरविंद केजरीवाल पूरी ताकत से अपनी सियासत को उधार देने में जुटे हैं। राहुल गांधी हार्दिक पटेल के भरोसे बैठे थे कि इस बार तो कांग्रेस की जीत जरूर होगी, लेकिन जिस वक्त केजरीवाल एंड कंपनी यूपी का सियासी गढ़ सुलझाने में लगी थी, जिस वक्त पंजाब में कांग्रेस के पांव फंसे थे, ठीक उसी वक्त अमित शाह ने अपने गुजरात प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। अगले साल दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपने यहाँ सबसे बड़ा दांव चल दिया। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन जाते जाते रूपाणी ने इस बात के संकेत दे दिए कि प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा। हालांकि गुजरात के सीएम पद की दौड़ में मनसुख मांडविया, नितिन पटेल, सीआर पटेल, पुरुषोत्तम रूपाला के नाम हैं, लेकिन जिन लोगों को पीएम मोदी और अमित शाह की सियासत का अंदाजा है, वे आसानी से यह मानकर चलेंगे कि जिन नामों की चर्चा है उनमें से कोई सीएम नहीं बनने जा रहा। लेकिन राज्यपाल देवव्रत के पास जब इस्तीफा देने गए तो वे अकेले नहीं थे, उनके साथ नितिन पटेल भी थे। विजय रूपाणी के साथ नितिन पटेल के जाने से सियासी मायने काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि नितिन पटेल बीजेपी में सीएम पद के सबसे मजबूत दावेदार माने जाते हैं। विजय रूपाणी को जब सीएम बनाया गया था तब नितिन पटेल को लेकर सियासत काफी तेज हुई थी। माना जा रहा है कि नितिन पटेल को सीएम बनाकर बीजेपी एक तरफ पटेल वोटर्स को खुश करेगी तो दूसरी तरफ नितिन पटेल जैसे बड़े नेता से किया वादा भी पूरा करेगी। गुजरात की सियासत में पटेल वोटर्स की बड़ी ताकत है और बीजेपी इस ताकत को कमजोर नहीं करना चाहेगी। विजय रूपाणी ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपना इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि अब पार्टी जो जिम्मेदारी देगी मैं उसे निभाऊंगा। उन्होंने जनता की सेवा करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। रूपाणी ने कहा, मुझे कार्यकर्ता से सीएम बनाया, अब गुजरात का विकास नए नेतृत्व में हो। इस्तीफा देने पर रूपाणी ने कहा कि बीजेपी की परंपरा रही है कि कार्यकर्ताओं के दायित्व बदलते रहते हैं, लेकिन चर्चा है कि जनता विजय रूपाणी के नेतृत्व से खुश नहीं है। हाईकमान ने जनता की राय जानने के बाद यह फैसला लिया। इसी के मुताबिक विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया है। चर्चा यह भी है कि रूपाणी की पार्टी संगठन से अनबन चल रही थी, खासकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ उनके मतभेद सामने आ रहे थे। उत्तराखंड और कर्नाटक में बीजेपी ने इसी तरह से चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदले हैं। गुजरात में हुआ परिवर्तन इसी दिशा में अगली कड़ी दिखाई देता है। पिछले महीने ही विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल पूरे किए हैं। साल 2016 में तत्कालीन सीएम आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दिया था। उनकी जगह अगस्त 2016 को विजय रूपाणी सीएम बने थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।